हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उस सीरीज का आज ये 46वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 45 लेक्चर हो चुके हैं। देखो, इससे पहले वाले जो 2 लेक्चर थे उन लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया था। इससे पहले वाले जस्ट 2 लेक्चर थे। उन लेक्चर्स में हमने पहले वाले में पढ़ा था सर चाल क्या होती है, चाल के प्रकार क्या होते हैं, तात्क्षणिक चाल क्या होती है, औसत चाल क्या होती है, और उससे संबंधित न्यूमेरिकल देखे थे। उसके बाद वाली वीडियो थी उसमें हमने देखा था वेग क्या होता है, वेलोसिटी किसे कहा जाता है, वेलोसिटी का क्या मात्रक है, क्या फॉर्मूला है, और इसका ये एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है। दूसरा, वेलोसिटी कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, तात्क्षणिक वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग, और औसत वेग। दोनों का हमने फॉर्मूला लिखाया था और दोनों से संबंधित हमने न्यूमेरिकल कराए थे। इसका मतलब यह है कि वेग को हमने डिटेल में पढ़ा था, चाल को हमने डिटेल में पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में हम पढ़ेंगे सर चाल समय ग्राफ क्या होता है और वेग समय ग्राफ क्या होता है। तो चाल समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ को हम आज की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें ये ज्ञात है क्योंकि हमने एक पहले वीडियो पढ़ाई थी दूरी समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ। तो उसमें हमने ग्राफ के बारे में डिटेल जानकारी दी थी। हमने बताया था कि आखिरकार किसी चीज का ग्राफ होता है तो ग्राफ क्या होता है। हमने समझाया था वहां पर कि ग्राफ किसे कहा जाता है, ग्राफ कैसे बनता है, और ग्राफ क्या चीज व्यक्त करता है। ग्राफ तुलना करता है 2 वैल्यूज के बीच में। हमने डिटेल में चर्चा की थी दूरी समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ में इसकी। और साथ ही साथ हमने वहां ये भी बताया था कि सर ग्राफ होता है या रेखा की प्रवणता या फिर ग्राफ की प्रवणता। देखो यहाँ पर लिखा है, ये मैंने वो चीज लिखी है जो मैंने आपको दूरी समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ वाली वीडियो में समझाया था। तो ये वाली चीज मैंने लिख दी है यहाँ पर। अब हम इसमें देखते हैं सर ये जो है रेखा की प्रवणता, इसको मैंने उस वीडियो में डिटेल में समझाया था। रेखा की प्रवणता का ही नाम होता है ग्राफ की प्रवणता या फिर स्लोप ऑफ ग्राफ। यहाँ GRAPH भी लिख सकते हैं और F लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये है रेखा की प्रवणता या रेखा की प्रवणता या ग्राफ की प्रवणता या फिर स्लोप ऑफ ग्राफ। ये भी हमने डिटेल में समझ लिया था, लेकिन हमें थोड़ी सी जानकारी इसकी करनी होगी इस क्लास में क्योंकि हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं, चाल समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ। तो इनको पढ़ने से पहले पहले स्लोप ऑफ ग्राफ जानना चाहिए। हालांकि मैं पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में इसको समझा चुका हूं, लेकिन यहाँ पर मैं उतनी जानकारी दूंगा जितना आज के लिए आवश्यक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम फ्लैशबैक में 1 मिनट में ये जान लेते हैं कि सर पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ाया है स्लोप ऑफ ग्राफ के बारे में। तो हमने बताया था कि एक वाई अक्ष होता है, एक एक्स अक्ष होता है, उसके मध्य में एक ग्राफ खींचा जाएगा। वह ग्राफ 2 राशियों पर खींचा जाता है। दूसरा, वह ग्राफ एक्स अक्ष के साथ जो भी कोण बनाता है सर उस कोण को ही प्रवणता कहते हैं। तो प्रवणता 2 पदों में ज्ञात करी जाती है। प्रवणता को ज्ञात करने के 2 हमारे पास पद हैं। पहला तो सर हम एंगल कोण के पदों में निकाल लें उसको। तो कोण के पदों में निकालते हैं तो देखते हैं कि सर जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बना रहा है, वही उसकी प्रवणता होगी। सर दूसरा, अनुपात के रूप में निकाल लें। तो अनुपात के रूप में निकालने के लिए कैसे होता है सर, अनुपात के रूप में निकालने के लिए इस थीटा का टेन लिया जाता है, टेन थीटा की वैल्यू निकाली जाती है। क्यों? क्योंकि टेन थीटा ही था जो लंब बट्टे आधार करवा के ये वाली वाई अक्ष की वैल्यू और एक्स अक्ष की वैल्यू के बीच में रेशियो बताता है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो प्रवणता होती है, प्रवणता की जो वैल्यू है 2 पदों में हम दिखा सकते हैं। एक कोण के पदों में डायरेक्ट हम निकालेंगे कितना एंगल बना रहा है एक्स अक्ष के साथ, निकाल सकते हैं। दूसरा, अनुपात के रूप में निकालना है तो उस कोण एंगल का टेन थीटा निकालना है, टेन निकालना होता है, टेन और वो एंगल टेन थीटा उसका निकालना होता है। तो जैसे मान लीजिए ये वाला है सवाल, इसमें मैं प्रवणता ज्ञात करना चाहूँ तो इसका मतलब है एक्स अक्ष के साथ कोण कितना है, थीटा है, तो यहाँ पर प्रवणता इसकी थीटा हो जाएगी। और अगर मैं कोण की स्पर्शज्या, दूसरा है सर अनुपात के रूप में निकालना चाहूँ तो जितना भी कोण है उसकी स्पर्शज्या, जैसे तुमने सुना होगा साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं, कॉस को हिंदी में कॉज्या कहते हैं। सेम उसी प्रकार से टेन को हिंदी में स्पर्शज्या बोलते हैं। तुम कहोगे सर स्पर्शज्या क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक स्पर्श रेखा खींच कर ही इसकी वैल्यू बताई जाती है। तुम कहोगे सर कैसे खींच के बताई जाती है, वो भी हम समझाएंगे। तो अभी हम मात्र 2 बातें समझे कि प्रवणता
क्या होती है, एक्स अक्ष के साथ कोण होती है। या इसकी वैल्यू को सर अनुपात में निकालना चाहे तो उस कोण की हम स्पर्शज्या मतलब टेन थीटा की वैल्यू बताते हैं। तो अब हम जरा समझते हैं कि सर ये जो स्पर्शज्या है ये स्लोप होता है, किस तरह से कम होता है, किस तरह से बढ़ता है। तो थोड़ा हम इसकी जानकारी करेंगे, उसके बाद हम इन ग्राफ पर आएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं आपको ग्राफ का। ये हमारे पास एक चित्र है, हमने कहा कि ये है ग्राफ, ये है हमारे पास। अगर हमने एक ग्राफ ये खींच लिया है, ये है हमारा वाई अक्ष, ये है एक्स अक्ष। हमने इस ग्राफ पर तुम्हें कुछ समझाने का प्रयास किया है। देखो क्या है कि हम कोण की स्पर्शज्या, हम एंगल निकालना चाहते हैं। हमने क्या कहा था, प्रवणता का मतलब क्या है, एक्स अक्ष के साथ कोण। इस कोण को हम निकालने की प्रयास करेंगे सर यहाँ पर, इस वाले ग्राफ पर। सीधी रेखा होती है वहां हमें दिख जाता है, हम इस वाले ग्राफ पर इस कोण को निकालने का प्रयास करेंगे। सर कोण कैसे निकलेगा, एक्स अक्ष के साथ कोण ये ग्राफ कैसे बनाता है। तो हम कहेंगे सर अगर इस तरह से कोई ग्राफ होता है, उस पर अगर हमें कोण निकालना होता है कि वो एक्स अक्ष के साथ कोण कैसे निकलता है, तो स्पर्श रेखा खींच कर निकालते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर हमें एंगल निकालना है, तो इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचेंगे इस स्लोप पर। यहाँ से मान लीजिए स्पर्श रेखा खींचो, ये स्पर्श रेखा हमने खींची, तो ये एंगल बनेगा ये वाला, ये बनेगा थीटा 1। चलो यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ दिखा देता हूँ। ये जो बना, ये स्पर्श रेखा खींच दी हमने, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये एंगल बना थीटा 1, ये थीटा 1 बन गया। अगर हम बात करते हैं सर इस वाले पॉइंट पर जरा हमें निकालना, इस वाले पॉइंट पर कितना होगा इसका स्लोप, तो स्लोप इस वाले पे भी हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा अगर इस पर खींचेंगे तो स्पर्श रेखा कहीं इस तरह से जाएगी। तो ये वाला जो एंगल बना, ये मान लीजिए ये बना थीटा 2। अगर हम इस वाले पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ पर स्लोप निकल आएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी एक स्पर्श रेखा खींचने का प्रयास करो। यहाँ पर देखो ये स्पर्श रेखा हमने खींची, तो ये जो बना एंगल थीटा 3। तो कुल मिलाकर इस तरह से जैसे जैसे ये ग्राफ ऊपर बढ़ेगा, वैसे वैसे तुम ध्यान दो यहाँ पर, ये जो थीटा की वैल्यू है क्या बढ़ नहीं रही है। देखो पहले ये थी, फिर थोड़ा सा बढ़ गया, फिर थोड़ा और बढ़ा। इसका मतलब जैसे जैसे ये ग्राफ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर है क्या कि ये जो थीटा 1 है वो सबसे छोटा है, इससे बड़ा ये थीटा 2 है, और इससे भी बड़ा ये थीटा 3 है। तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ कभी ऐसे होता है, अगर कभी ग्राफ इस तरह से होता है तो इसका मतलब होता है कि ये थीटा लगातार बढ़ रहा है, और थीटा बढ़ रहा है इसका मतलब प्रवणता बढ़ती है। तुम कहोगे सर देखो यहाँ तो 10 निकालेंगे तो चलो थीटा तो सर हमें दिख रहा है, थीटा बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे कोण बढ़ता है वैसे वैसे टेन थीटा का भी मान बढ़ता है, क्योंकि टेन की 0 पर वैल्यू न्यूनतम होती है, और 0 से 90 अंश तक जब वैल्यू बढ़ती है तो टेन की वैल्यू बढ़ती जाती है टेन की टेबल में, ये हम जानते हैं। तो सर यहाँ पर जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे टेन थीटा का भी मान बढ़ेगा, तो इसका मतलब प्रवणता भी बढ़ेगी। तो हम इस वाले ग्राफ से, अगर ये ग्राफ है, इस वाले ग्राफ में हम क्या समझे, हम ये समझे कि सर जैसे जैसे ये ग्राफ इस तरह से जाता है, अगर ग्राफ इस तरह से जाएगा तो एंगल लगातार बढ़ता जाएगा, और एंगल बढ़ेगा तो प्रवणता बढ़ेगी। हम इससे ग्राफ से क्या बोल सकते हैं कि ये ये क्या व्यक्त कर रहा है, ये ग्राफ प्रवणता में वृद्धि, प्रवणता में वृद्धि को व्यक्त करता है, कर कर रहा है, ऐसे लिख लो, कर रहा है। अगर इस तरह से कहीं ग्राफ है तो ये क्या सिद्ध करता है, ग्राफ अगर इस तरह से है तो ये प्रवणता में क्या बताता है, ये बताता है प्रवणता बढ़ रही है, प्रवणता बढ़ रही है। समझ में आ गई ग्राफ। अगर ग्राफ सर ऐसा है, यहाँ पर देखें, अगर ग्राफ कुछ ऐसा है, इस तरह से ग्राफ यदि ऐसा है तो ये क्या करेगा, ये प्रवणता में वृद्धि बताता है कि कमी बताता है। तो जरा हम इसका स्पर्श रेखा, यहाँ देखो स्पर्श रेखा अगर खींचने की बात करेंगे तो स्पर्श रेखा सीधी ऐसे ही खींचेगी, यहाँ से सीधा इसी के ऊपर ही आ जाएगा। तो यहाँ बनेगा ये, मान लीजिए ये वाला जो कोण बना, ये बना थीटा 1, ये कोण बना थीटा 1। अब हम इस ये वाले हमने इस पॉइंट पर निकाला है स्पर्श रेखा। अब इस पॉइंट पर अगर हम निकालने की कोशिश करें, इस वाले पॉइंट पर, तो यहाँ पर पॉइंट पर रेखा बनेगी इस तरह से कुछ। अब ये यहाँ से ये रेखा इस तरह से जाएगी यहाँ पर। अब देखो यहाँ नहीं बन पाएगा तो एक काम करो, रुक जाओ, ये चित्र खराब हो जाएगा। ये है, मान लीजिए
हम इस थोड़ा सा ऊपर वाले पॉइंट पर निकालते हैं, इस वाले पॉइंट पर। तो इस वाले पॉइंट पर निकालेंगे स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा जाएगी इस तरह से, रेखा जाएगी तो ये पीछे की तरफ आएगी फिर। तो हम एक्स अक्ष के साथ हम तो कोण निकालना है, तो एक्स अक्ष को थोड़ा पीछे बढ़ा दो। अगर हम इस वाले पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो सर स्पर्श रेखा यहीं आ गई। स्पर्श रेखा आज की ये वाली, ये θ1 बन गया। अगर हमने ये खींच दिया, हमने सर थोड़ा सा ग्राफ के ऊपर जाके स्पर्श रेखा खींचने का प्रयास किया, तो स्पर्श रेखा ऐसे खींची, फिर एंगल बना ये वाला, ये बना थीटा, ये बन गया हमारा, ये है हमारा θ2। और अगर हम यहाँ पर ग्राफ की स्पर्श रेखा खींचें तो स्पर्श रेखा कुछ इस तरह से जाएगी, इस तरह से। अब एक बात बताइए, ये जो है एंगल, ये कहीं आगे जाके मिलेगा। अब यहाँ बनाएंगे तो आगे, तुम समझो इस बात को कि सर अगर हमने इस वाले पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींची तो एंगल है मात्र इतना, ठीक है, और इस वाले पे खींची तो एंगल थोड़ा झुक गया, देखो कम हो गया। और अगर हम इस वाले पे खींच रहे हैं तो एंगल और कम हो जाएगा, क्योंकि ये आगे जाके जब मिलेगा, आगे जाके तो इससे भी कम होगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं, हम ऐसे बोल, रुको एक मिनट रुको, ये जो डायग्राम है मैं थोड़ा इधर खिसका के बना दूं, या तुम समझ सकते हो। ये समझना कि इस वाले पॉइंट पर अगर स्पर्श रेखा खींची है तो एंगल बना है θ1, लेकिन सर इस वाले पर खींचेंगे तो स्पर्श रेखा कहीं पीछे चली जाएगी, तो गारंटी की बात है इस कोण से ये वाला कोण छोटा ही होगा। और अगर हम यहाँ पर खींची है तो आगे जाके बढ़ाएंगे तो इससे भी छोटा ये वाला कोण बनेगा। तो हमें यहाँ समझ में आता है, इधर थीटा, मान लीजिए ये वाली θ3 बनाएगी, ये पीछे आके θ3 बनाएगी, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ये θ1 है ये सबसे बड़ा है, θ1 से छोटा ये है, और इससे भी छोटा वो θ3 होगा। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, अगर ग्राफ इस तरह से है तो ये क्या दिखाता है, तुम्हें साफ दिख रहा है कि सर जैसे जैसे ग्राफ में ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एंगल घटता जाता है, एंगल घट रहा है। जैसे जैसे ग्राफ में हम ऊपर बढ़ेंगे तो कोण घट रहा है। जैसे ये सबसे बड़ा था, इससे छोटा सर ये आएगा, और इससे भी छोटा ये आएगा अगर आगे हम इसको मिलाएंगे तो जैसे जैसे इस ग्राफ में ऐसे बढ़ते हैं तो एंगल घटता है। एंगल घटने का मतलब प्रवणता में कमी को दिखाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यह ग्राफ, यह ग्राफ, यह ग्राफ प्रवणता, प्रवणता में कमी, कमी को दिखाता है। समझ में आ गया सर? अगर कोई ऐसे ग्राफ है तो वो प्रवणता में कमी को दिखाएगा, और कहीं ऐसे ग्राफ है तो प्रवणता में वृद्धि को दिखाता है। समझ में आ गया? एक और हम समझते हैं कि सर ये बताइए ये क्या दिखाएगा प्रवणता में। ये अगर ये ग्राफ है, ये हमारा y है, ये x है। अगर हम इस वाले पर कोई भी पॉइंट लें, यहाँ पर पॉइंट लेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसी के ऊपर यहीं खींच जाएगी। यहाँ पर अगर पॉइंट लेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, इसी रेखा पर खींचेगी। अगर यहाँ पर पॉइंट लेंगे तो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसी पर खींचेगी, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। एक सीधी रेखा पर स्पर्श रेखा कैसे खींचती है? उस सीधी रेखा के ऊपर ही खींचती है। मान लीजिए एक सीधी रेखा है, इस पर मुझे स्पर्श रेखा खींचनी है इस वाले पॉइंट पर, तो भी यही आएगी। सर इस वाले पॉइंट पर यही आएगी, इस वाले पॉइंट पर यही आएगी। तो सीधी रेखा के ऊपर अगर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है तो सर स्पर्श रेखा उसके ऊपर ही आती है। तो अगर हम इस वाले पॉइंट पर खींचें तब भी यही, इस वाले पे खींचे तब भी यही, इस वाले पे खींचे तब भी यही। तो सर तीनों ही कंडीशन में एंगल कितना बन रहा है? ये थीटा। क्या ये बदल रहा है? क्या तीनों ही कंडीशन में क्या ये एंगल बदल रहा है? θ1 भी यही। अगर यहाँ बात करें तो θ1 है, तो कैसे आएगा? इसी पर लाइन पर खींचेंगे तो इतना एंगल बना रही है। इस पर आएगा सर θ2, इस पर हम मानते हैं सर इस पर आएगा θ1, और इस पर आएगा θ2, और इस पर आएगा θ3। लेकिन ये अभी देखा जाए, यहाँ पर इसी लाइन पर रेखा खींचेंगे तो इतना एंगल आ जाएगा, इस पर इसी लाइन पर फिर आएगी, फिर इतना एंगल आ जाएगा, इसी पर ये आ जाएगा, फिर ये एंगल आ जाएगा। कुल मिलाकर ये है कि θ1, θ2, θ3 यहाँ पर बराबर हैं, वो भी थीटा के बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सर θ1 बराबर θ2 बराबर θ3, हमने इसको थीटा मान रखा है। तो हम यहाँ ऐसे बोल सकते हैं कि सर प्रवणता जो है, प्रवणता वो तो बदल ही नहीं रही। प्रवणता यहाँ पर भी थीटा कोण के रूप में देख लो, अभी एंगल के हिसाब से देख लो। एंगल बढ़ेगा तो tan थीटा भी बढ़ता है, एंगल घटता है तो tan थीटा भी घटेगा, और एंगल में परिवर्तन ही नहीं आ रहा है। तो एंगल में अगर परिवर्तन नहीं आ रहा तो सर प्रवणता में भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसका मतलब सर ये है, अगर सीधी कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर यहाँ पर कोई स्ट्रेट लाइन है तो सर उसका थीटा तीनों के बराबर होते हैं। इसका मतलब प्रवणता कैसे रहती है? प्रवणता बराबर रहती है, प्रवणता नहीं बदलती। तो हम यहाँ रखेंगे कि यह ग्राफ प्रवणता
में कोई परिवर्तन नहीं दिखाता या हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक समान प्रवणता, हम लिख सकते हैं एक समान प्रवणता, एक समान प्रवणता है। सर प्रवणता यहाँ पर एक समान है, तो समझ में आ गया, ये भी ग्राफ समझ में आ गया। एक ग्राफ और देखो यहाँ पर, ये ग्राफ अभी देखो, ये है हमारी वाई एच, ये है एक्स एच, ये है वाई एच। हमारे पास ग्राफ है इस तरह से, ग्राफ है हमारे पास इस तरह से, ये एक्स एच के साथ समांतर हो गया, ये वाला जो ग्राफ है एक्स एच के साथ समांतर हो गया। तो हमें ये बताइए, अगर इस ग्राफ से हम ये चेक करें कि ये वाला ग्राफ एक्स एच के साथ कितना कोण बनाता है, ये वाला ग्राफ एक्स एच के साथ कितना कोण बनाता है, क्या आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तुम कहोगे सर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर हैं, तो दो समांतर रेखाओं के मध्य में सर शून्य 0 अंश का कोण होता है, तो सर ये तो बिल्कुल बनाएगी नहीं। तो हम यहाँ पता क्या लिखेंगे, ये अब ये एंगल कितना बनाया? शून्य। तो हम इसकी क्या कहेंगे, प्रवणता कितनी है? शून्य है। प्रवणता कितनी है? शून्य है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये इसकी प्रवणता शून्य होती है। इसकी प्रवणता क्या है? शून्य होती है। अगर कोई ऐसा ग्राफ है, ऐसा कोई ग्राफ है जो एक्स अक्ष के साथ समांतर हो जाए, तो सर उसकी प्रवणता तो शून्य हो जाएगी, क्योंकि प्रवणता का मतलब क्या था, वो ग्राफ एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बनाएगा। और अगर ग्राफ एक्स अक्ष के साथ समांतर ही है, तो दो समांतर रेखाओं के बीच में सर शून्य अंश का कोण होता है, 0 डिग्री होता है। तो सर यहाँ पर प्रवणता क्या है? शून्य होगी प्रवणता। समझ में आ गया? तो प्रवणता हमें समझ में आई। सर प्रवणता कहाँ बढ़ती है? अगर ग्राफ इस तरह से है बढ़ती है, इस तरह से है घटती है। सर इस तरह से है तो एक समान रहती है प्रवणता, और अगर इस तरह से है तो प्रवणता शून्य होती है। समझ में आ गया? यही 4 ग्राफ हमें समझने हैं कि सर प्रवणता कैसे बदलती है, आखिरकार प्रवणता बदलती कैसे है। तो हमें सर इन चारों ग्राफ से समझ में आ गया, और ये मैंने एंगल के हिसाब से बता दिया। और जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको अनुपात रेशियो के हिसाब में बताया था कि रेशियो कैसे घट रहा था। मैंने वहां पर इस तरह से ग्राफ बनाया था और बताया था फिर कि इस पर कितना आएगा, इस पर कितना आएगा, इस पर कितना आएगा, इस तरह से। इस वाले एग्जाम्पल से मैंने प्रवणता को समझाया था पिछली वाली वीडियो में। इस वाली वीडियो में मैंने क्या कर दिया कि प्रवणता को मैंने कोण के हिसाब से आपको समझा दिया कि सर एंगल को देख कर भी हम ये पता लगा लेंगे कि सब प्रवणता घट रही है कि प्रवणता बढ़ रही है। अब हम यहाँ से एक बात समझेंगे, सर ये ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है, वो किस चीज को व्यक्त करता है? वो प्रवणता को व्यक्त करता है। अब प्रवणता क्या होती है? सर प्रवणता होती है एंगल, और अगर हम बात करें सर प्रवणता को रेशियो के पदों में, हम बताएं अनुपात के पदों में, तो सर उस एंगल का टेन निकाला जाता है, टेन थीटा की वैल्यू निकाली जाती है। तो टेन थीटा की वैल्यू निकालने के दौरान तो अनुपात आ ही जाता है। तो ठीक है, हम अगर यहाँ से तुमसे एक सवाल पूछें, एक हम आपसे एक प्रश्न पूछें कि ये बताइए, क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर, देखो मैं क्वेश्चन लिखूंगा एक, क्वेश्चन नंबर 1, पहला मेरा क्वेश्चन है, ये मैंने लाइन खींच दी कि ये जो ग्राफ है, ये मान लीजिए दूरी और ये समय, ये दूरी और ये समय, दूरी समय ग्राफ है। ये देखो दूरी समय ग्राफ हमने पढ़ लिया है डिटेल में, तो हम ये दूरी समय ग्राफ लिया है। इस दूरी समय ग्राफ में जरा एक बात बताइए कि ये दूरी समय ग्राफ है, तो इसकी प्रवणता क्या होगी? मान लीजिए कोई भी एंगल होगा, कुछ भी एंगल होगा, अगर मैंने ऐसे लिखा, ऐसे, तो ये किसको दिखाता है? ये दिखाएगा सर, इसमें से देखो ये प्रवणता में कमी दिखाता है कि वृद्धि दिखाता है? बताओ ये क्या हो रहा है? ये वाला ग्राफ क्या दिखा रहा था? प्रवणता में कमी, प्रवणता में कमी। यहाँ पर प्रवणता क्या होती है? अनुपात के रूप में समझना, तो प्रवणता यहाँ होगी सर दूरी बट्टे समय, यही तो होगा। प्रवणता का मतलब है कि सर बाई अक्ष पर वैल्यू, ये मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था। प्रवणता निकालने का एक और तरीका है कि सर बाई अक्ष पर जो भी वैल्यू होते हैं उसको ऊपर रखो, और ये एक्स अक्ष पर जो भी वैल्यू होते हैं उसको नीचे रख दो। तो ये जो रेशियो निकल के आता है यही तो प्रवणता होती है। ये जो अनुपात निकल के आया है इसी को तो प्रवणता बोलते हैं। तो हमने अभी ये कहा है अनुपात के रूप में प्रवणता कैसे निकालते हैं, तो अनुपात ऐसे ही तो निकालते हैं सर, बाई अक्ष पर ली गई वैल्यू को ऊपर रख लो और एक्स अक्ष पर ली गई वैल्यू को नीचे रख लो, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वही प्रवणता है। तो हम कहेंगे सर यही तो प्रवणता है। ये क्या है? प्रवणता, ये प्रवणता है। हम कहेंगे सर दूरी बट्टे समय का जो रेशियो निकलेगा सर वही प्रवणता है।
तो अगर ये प्रवणता है तो हम ये भी तो जानते हैं कि सर ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला किसका होता है, चाल का फॉर्मूला होता है। हमें यहाँ से एक बात समझ में आई, इसको ध्यान से समझना कि सर ये है दूरी समय ग्राफ है, इसको हमें डिटेल में पढ़ा था पिछली क्लासेस में। तो दूरी समय ग्राफ है, तो हम इसकी अगर प्रवणता निकालना चाहें अनुपात के रूप में, तो वो अनुपात किस चीज का होता है, अनुपात होता है सर बाई अक्ष पर ली गई वैल्यू को ऊपर रख लो, एक्स अक्ष पर ली गई वैल्यू को नीचे रख लो, जो भी अनुपात आएगा वही प्रवणता को व्यक्त करता है। तो ये व्यक्त कर रहा है प्रवणता को, और सर ये फॉर्मूला होता है चाल का। तो हम यहाँ से दो बातें लिख सकते हैं। पहली बात कि जो दूरी समय ग्राफ है वो किस चीज की गणना करवाता है, ये मैंने पहले ही बताया था। दूरी समय ग्राफ किस चीज की गणना करवाएगा, तो सर दूरी बट्टे समय निकालने पर चाल आती है, तो ये चाल की गणना करवाता है। और यदि मैं ऐसे बोल दूं कि दूरी समय ग्राफ की प्रवणता क्या बताती है, दूरी समय ग्राफ की प्रवणता ये क्या बताती है, चाल को बताती है। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि दूरी समय ग्राफ की जो प्रवणता है वही चाल होती है। देखो ये दूरी बट्टे समय ये प्रवणता भी है और दूरी बट्टे समय ये चाल भी होता है। तो हम दो बातें लिख सकते हैं कि दूरी समय ग्राफ हमें किस चीज की गणना करवाएगा, चाल की गणना करवाएगा। दूरी समय ग्राफ की जो प्रवणता है वो क्या बताती है, चाल बताती है। तो ये दोनों पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे। तो पॉइंट हम यहाँ दो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ किसकी गणना कराता है, तो इस सवाल का जवाब है चाल। दूरी समय ग्राफ है वो किसकी गणना करवाएगा, चाल की गणना। अगला है कि दूरी समय ग्राफ की प्रवणता डैश व्यक्त करती है। ये सवाल है कि दूरी समय ग्राफ की प्रवणता क्या व्यक्त करती है, तो हम जानेंगे सर ये व्यक्त बताती है चाल। याद रखो, अगर हम अगर यहाँ देखें सर, यहाँ से एक बात समझे कि सर दूरी समय ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ किस चीज की गणना करवाता है, चाल की गणना करवाता है। ये हम पिछली वीडियो में भी समझ चुके थे। हम यहाँ से एक बात हम और समझेंगे कि सर ये दूरी बट्टे समय निकालने पर ये प्रवणता है, सर इसी को हम प्रवणता बोल रहे हैं, इसी को चाल बोल रहे हैं। तो हम सर ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि दूरी समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है सर वही चाल होती है। तो यही सवाल पूछेगा कि दूरी समय ग्राफ की प्रवणता क्या व्यक्त करती है, तुम कहोगे सर चाल व्यक्त करती है। अब हम तुमसे सवाल पूछ लें, चलो एक ये सवाल हो गया, और यहाँ पर एक सवाल मैं पूछता हूँ, ये मैं यहाँ हटा दे रहा हूँ, इस तरह से कर दे रहा हूँ मैं इसको। मैंने यहाँ पर ये बनाया, यहाँ लिखा मैंने विस्थापन, मैंने यहाँ विस्थापन लिखा, यहाँ पर लिखा समय, और ये बना दिया। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, विस्थापन बट्टे समय बनेगा। ये है इसकी प्रवणता, इसको प्रवणता भी कहते हैं, प्रवणता, ये प्रवणता भी है। विस्थापन समय ग्राफ की ये प्रवणता भी है, और ये फॉर्मूला भी होता है, किसका होता है, बेग का फॉर्मूला होता है। ये होता है बेग का फॉर्मूला। अब हम यहाँ से एक बात समझेंगे, देखो इस वाले ग्राफ से भी समझो। मैंने अगर तुमसे पूछ लिया कि विस्थापन समय ग्राफ किस चीज की गणना करवाएगा, तो तुम कहोगे सर ये करवाता है बेग की गणना, क्योंकि विस्थापन समय ग्राफ है, बाई अक्ष की वैल्यू को हमेशा अंश में लिखा जाता है और एक्स अक्ष की वैल्यू को हमेशा हर में लिखा जाता है। इस बात को मैं पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। तो अगर हम देखेंगे सर विस्थापन बट्टे समय ये बेग का फॉर्मूला होता है, तो हम लिख सकते हैं सर विस्थापन समय ग्राफ है वो बेग की गणना करवाएगा। दूसरा, यहाँ से ऐसे भी पूछ सकता है कि विस्थापन समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है वो क्या बताती है, विस्थापन समय ग्राफ की जो प्रवणता है वो क्या बताएगी, वो बेग को बताती है। विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता क्या बताती है, वो प्रवणता बेग को रिप्रेजेंट करती है। समझ में आ गया। तो अब ये हो गया, यहाँ से ये समझ में आ गया। अब मैं दो तुम्हारे लिए बोलता हूँ, दो नहीं चलो एक बताता हूँ, एक तुमसे पूछता हूँ। एक बात बताओ, ये है मेरे पास ग्राफ, ये ग्राफ है, यहाँ मैं ले रहा हूँ बल और यहाँ ले रहा हूँ क्षेत्रफल। ये मैंने क्षेत्रफल ले लिया, तो ये जो ग्राफ बना वो ग्राफ पता कौन सा बना, बल क्षेत्रफल ग्राफ इसको बोलेंगे, बल क्षेत्रफल ग्राफ इसको बोलेंगे। मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि बल क्षेत्रफल ग्राफ की प्रवणता क्या बताती है, बल क्षेत्रफल ग्राफ की प्रवणता क्या बताएगी, तो तुम ये देखोगे सर यहाँ से बल बट्टे क्षेत्रफल, ये हो गई प्रवणता इसकी, बल बट्टे क्षेत्रफल, चलो लिख दो पूरा क्षेत्रफल, यही तो होगी प्रवणता। इस ग्राफ की प्रवणता ये हो गई,
और बलवट्टे क्षेत्रफल किसका फॉर्मूला होता है? बलवट्टे क्षेत्रफल किसका फॉर्मूला है सर? ये फॉर्मूला होता है दाब का। तो हम अगर मैंने आपसे सवाल पूछा है, अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया है इसी में कि बल बल क्षेत्रफल क्षेत्रफल ग्राफ ग्राफ की प्रवणता डैश व्यक्त करती है। तो बताइए भाई क्या व्यक्त करती है? बल क्षेत्रफल ग्राफ की जो प्रवणता है वो क्या दिखाती है? दाब को दिखाती है, दाब को। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सर दाब, ये बताती है दाब को। तो समझ में आ गया सर प्रवणता क्या होती है? वैसे तो हम पिछली क्लास में डिटेल में दूरी समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ में समझ चुके थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा और बताया। वहां पर हमने समझा था मात्र लाइन को एक रेशियो के रूप में समझा था, यहाँ पर हमने एंगल के माध्यम से समझा है कि आखिरकार प्रवणता क्या होती है। समझ में आ गया? तो ये देखो प्रवणता होती है, अगर ग्राफ कहीं ऐसे है इस तरह से तो प्रवणता बढ़ रही है, ग्राफ अगर ऐसे है तो प्रवणता घट रही है, ग्राफ ऐसे है तो प्रवणता शून्य है। अगर ये मान लीजिए ये आ गया, ये वाला आ गया, अगर इसमें मैं ऐसे ग्राफ खींच दूं मैं इस तरह से, तो इसका मतलब है प्रवणता शून्य। प्रवणता शून्य होती है, इसका मतलब अभी तो हमने समझा ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला प्रवणता शून्य हो गई। तो इसका मतलब सर ये है समय के साथ ये समांतर होगा तो इसकी प्रवणता शून्य हो गई। और प्रवणता इसकी थी क्या? यही तो थी, चाल तो थी। तो अभी तो हमने कहा था चाल शून्य हो गई, यहाँ पर गाड़ी स्थिर है, खड़ी है, चाल शून्य है उसकी। तो इस वाले ग्राफ पे हमने बताया था कि चाल शून्य हो गई। इस वाले ग्राफ के हिसाब से प्रवणता शून्य, प्रवणता अगर शून्य है तो फिर ये भी शून्य पूरा, और शून्य तो ये चाल शून्य। इसका मतलब प्रवणता शून्य का मतलब चाल शून्य। और अगर इसमें बात करेंगे सर, यहाँ पर अगर मैं ऐसे ग्राफ खींच दूं तो तुम कहोगे सर ये समांतर हो गया इसके साथ। अगर इसके साथ समांतर हो गया तो इसकी प्रवणता शून्य होगी, और प्रवणता बताती क्या है? बेग को। इसका मतलब बेग शून्य है। मतलब अगर मैंने ये ग्राफ खींच दिया विस्थापन समय ग्राफ, समय के साथ अगर सीधी एक समांतर रेखा बनाता है तो सर वो गाड़ी खड़ी होती है, स्थिर होती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर ये समांतर होने के साथ प्रवणता शून्य हो जाती है। प्रवणता शून्य हो गई तो बेग भी शून्य हो गया, वस्तु का बेग शून्य हो गया। समझ में आ गया? तो और अगर ग्राफ इस तरह से है तो प्रवणता घटती है, प्रवणता घटती है, प्रवणता घट रही है। तो हम देख लेंगे क्या हो रहा है। अगर इस तरह से है तो प्रवणता बढ़ रही है, अगर इस तरह से है तो प्रवणता बदल ही नहीं रहे, एक समान प्रवणता है, और अगर इस तरह से है तो प्रवणता शून्य है। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी हम चाल समय ग्राफ और बेग समय ग्राफ अभी नहीं आए हैं, अभी आएंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम आगे समझ लेते हैं। देखो हमने प्रवणता को समझ लिया है कि सर प्रवणता क्या होती है और प्रवणता कब कम होती है और कब ज्यादा होती है। देखो ये वाली जो ग्राफ है वो क्या बताता है? प्रवणता में वृद्धि को। सर ये वाला ग्राफ है प्रवणता में कमी को, और ये वाला ग्राफ प्रवणता एक समान, और ये वाला ग्राफ प्रवणता शून्य। यही तो होते हैं, यही चार ग्राफ तो हमने माइंड में रखने हैं। सर ये ग्राफ बताएगा प्रवणता बढ़ रही है। तभी तुमने देखा होगा कि जो कभी मार्केट होता है, जो जैसे मुद्रा मार्केट होता है, उसमें आपको अगर वृद्धि हो रही है तो इस तरह से दिखाता है, ऊपर की तरफ एरो बढ़ता है, और नीचे की तरफ जो एरो आएगा घुमावता हुआ वो घटता है। तो जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये वृद्धि को दिखाता है, प्रवणता में वृद्धि, और जो नीचे की तरफ आएगा एरो वह प्रवणता में कमी को दिखाता है। और सर ये एक समान सीधा चल रहा है तो प्रवणता एक समान रूप से बढ़ रही है, और अगर ये है तो सर प्रवणता शून्य है। चलो इन चारों बातों को अगर जानते हो तो जरा यहाँ लागू करके दिखाओ। ये क्या है? ये दूरी समय ग्राफ है। तो एक बार बताओ दूरी समय ग्राफ की प्रवणता क्या व्यक्त करती है? तो हम बताते हैं सर दूरी, हम निकालेंगे दूरी बट्टे समय, ये होती है सर इसकी प्रवणता। इसी को हम प्रवणता, अच्छा यहाँ मत लिखो क्योंकि यहाँ तो मैं ग्राफ बनाऊंगा, ये हम समझते हैं ना, लिखने की आवश्यकता क्या है? इसको देखकर बताओ। सर दूरी समय ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ की प्रवणता क्या होगी? तो दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय होता है चाल का फॉर्मूला। तो दूरी समय ग्राफ की प्रवणता होगी सर चाल। तो हम बात करेंगे सर यहाँ जो प्रवणता होगी, प्रवणता वो चाल होगी। दूरी समय ग्राफ की प्रवणता क्या दिखाती है? चाल को। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं, ये वाला ग्राफ क्या दिखाएगा? ये वाला ग्राफ क्या दिखाएगा? प्रवणता में, ये वाला प्रवणता में कमी, ये दिखाता है प्रवणता में कमी। प्रवणता घट रही है तो इसका मतलब चाल घट रही है, तो चाल में कमी। तो ये वाला ग्राफ क्या दिखाएगा? ये प्रवणता में वृद्धि, ये दिखाता है प्रवणता में वृद्धि, और प्रवणता बताती है चाल। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं चाल में वृद्धि, चाल में वृद्धि। ये है चाल, चाल में वृद्धि दिखा रहा है, और ये चाल में कमी दिखा रहा है। अगर हम ग्राफ ऐसे खींच दें ये वाला, तो ये क्या दिखाएगा? तो सर हम जानते हैं सर प्रवणता सेम रहती है।
तो ये प्रवणता सेम है तो चाल समान, चाल क्या होगी, चाल समान, समान मतलब एक समान चाल हो गई, ये एक समान चाल को दिखाएगा। ये प्रवणता में कमी मतलब चाल में कमी, ये प्रवणता में वृद्धि तो मतलब चाल में वृद्धि। अगर ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये भी हमने सब बता चुके हैं। ये वाला ग्राफ है, ये क्या है सर, प्रवणता इसकी क्या होती है, देखो प्रवणता इसकी शून्य होती है, प्रवणता इसकी शून्य है तो इसका मतलब चाल इसकी शून्य होगी, प्रवणता इसकी शून्य तो चाल इसकी कितनी होगी, चाल इसकी होगी शून्य। इसका मतलब जिसकी चाल शून्य होती है वो गाड़ी खड़ी होती है, स्थिर होती है। तो समझ में आ गया सर, ये वाला जो ग्राफ है वो शून्य चाल को दिखाएगा, ये वाला ग्राफ है चाल में कमी को दिखाएगा, ये वाला ग्राफ है चाल में एक समान रूप को दिखाएगा कि चाल एक समान है। और अगर ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, तो ये वाला ग्राफ चाल में वृद्धि को दिखाता है। और अगर हम समय अक्ष के साथ अगर परपेंडिकुलर कोई ये वाला ग्राफ खींच दें तो ऐसा ग्राफ संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको खींचने के साथ तुमने समय को रोक दिया, समय को रोक दिया, समय की लाइन को आगे ही नहीं बढ़ाया, समय कभी रुकता नहीं है। इसका मतलब ये असंभव ग्राफ है, असंभव, इम्पॉसिबल है, ये ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई ग्राफ समय अक्ष के साथ परपेंडिकुलर हो जाए। समझ में आ गया। अगर हम बात करते हैं सर इस वाले ग्राफ की, इस वाले ग्राफ की बात करते हैं, ये विस्थापन समय ग्राफ है। तो विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता क्या दिखाती है, वेग दिखाती है, वेग। तो तुम कहोगे सर कैसे, विस्थापन बट्टे समय करेंगे, विस्थापन बट्टे समय क्या दिखाएगा, प्रवणता को दिखाएगा। और प्रवणता यहाँ क्या है, यहाँ वेग है। तो अगर मैं बात करता हूँ इस तरह से ग्राफ, मैंने ये ग्राफ खींच दिया तो ये प्रवणता में कमी दिखाता है, इसका मतलब वेग में कमी है, वेग में कमी है। ये दिखाएगा वेग, जो ये दिखाएगा वेग में देखो कमी हो रही है। अगर ये वाला है ग्राफ तो ये प्रवणता को वृद्धि, प्रवणता में वृद्धि, प्रवणता में वृद्धि को दिखाता है। तो इसका मतलब प्रवणता, इसकी प्रवणता वेग होती है तो वेग में, ये भी वेग में वृद्धि को दिखाएगा। और अगर इस तरह से है ग्राफ तो ये ग्राफ यहाँ छोटा बना देते हैं, चलो उसका हो जाएगा ना। तो ये है तो सर एक समान प्रवणता होती है तो वेग एक समान है, एक समान वेग हम लिख सकते हैं, ये है एक समान वेग, ये एक समान वेग का ग्राफ होगा। अगर हम बात करें सर इस तरह से ग्राफ खींच दें तो ये है, ये बताता है सर शून्य प्रवणता, प्रवणता शून्य। तो अगर ये प्रवणता शून्य है तो वेग शून्य, इसका वेग क्या होगा, वेग शून्य होगा। और वेग किसी का शून्य होता है तो इसका मतलब गाड़ी स्थिर है, विराम अवस्था में है। और समय अक्ष के साथ परपेंडिकुलर वाला ऐसे ग्राफ कभी संभव ही नहीं है, ये ग्राफ बन नहीं सकता है। अगला होते हैं सर बल बट्टे लंबाई। तो एक बार बताओ इसकी प्रवणता क्या बताएगी, बल बट्टे लंबाई की प्रवणता, प्रवणता क्या बताएगी, जो प्रवणता बताती है बल बट्टे लंबाई, फॉर्मूला किसका होता है सर, पृष्ठ तनाव का होता है, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है। तो अब एक बार बताओ ये वाला ग्राफ क्या बताएगा, ये वाला ग्राफ प्रवणता में कमी दिखाता है तो पृष्ठ तनाव में कमी, हम सरफेस टेंशन को मैं टी मानता हूं अभी, तो टी में ये कमी को दिखाएगा। और सर ये वाला ग्राफ क्या बताएगा, टी में वृद्धि को दिखाएगा। ये क्या बताएगा, टी बराबर है, टी बराबर, शॉर्ट में समझ लेना, टी बराबर है जो पृष्ठ तनाव है, एक समान पृष्ठ तनाव है। और अगर ये है समांतर है, अगर ये समांतर हो गया तो सर प्रवणता शून्य, इसका मतलब पृष्ठ तनाव शून्य होगा, ये इसका सरफेस टेंशन टी बराबर शून्य होगा। क्या यहाँ पर ये वाला ग्राफ संभव है, ये संभव है, यहाँ पर ये संभव है। संभव क्यों है, क्योंकि ये लंबाई है, ये समय नहीं है। तो लंबाई सर स्थिर हो गई, किसी चीज की कोई लिक्विड है उसके ऊपर लंबाई हमने फिक्स रख ली, लेकिन हम ये बल बढ़ा रहे हैं, बल बढ़ा रहे हैं तो फिर दाब भी, ये जो दाब, ये पृष्ठ तनाव होता है वो भी बढ़ता है। तो इस तरह से भी देखा जाए तो ये टी बढ़ता है, ये ग्राफ संभव है, यहाँ संभव है क्योंकि ये समय नहीं है। तो समय अगर होता तो परपेंडिकुलर लाइन नहीं खींच सकते थे, लेकिन समय नहीं है तो इसका मतलब ये है कि लंबाई स्थिर है। लंबाई जो मान लीजिए पानी है, पानी की स्वतंत्र पृष्ठ की लंबाई है एल, इसको हमने फिक्स रखा है, बस हम इसके ऊपर बढ़ा रहे हैं तो एफ, बल बढ़ा रहे हैं। तो बल जब बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है टी बराबर एफ अपॉन एल, एल को तुमने फिक्स रखा है तो टी प्रोपोर्शनल हो जाएगा एफ के, जितना ज्यादा बल होगा उतना ज्यादा पृष्ठ तनाव होगा। इसका मतलब बल जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा पृष्ठ तनाव होगा। तो यहाँ पर भी पृष्ठ तनाव बढ़ता जा रहा है इस ग्राफ में, ये ग्राफ यहाँ संभव है। अगर बात करते हैं सर बल बट्टे क्षेत्रफल है, बल बट्टे क्षेत्रफल, तो ये इसकी प्रवणता क्या बताएगी, प्रवणता, इसकी प्रवणता क्या बताती है, तो बल बट्टे क्षेत्रफल किसका फॉर्मूला होता है, दाब का फॉर्मूला होता है, दाब का फॉर्मूला है। तो अब हम ये देखते हैं सर ये क्या है, ये दाब जो है ना, दाब, ये प्रेशर, दाब को हम पी से व्यक्त करें, यहाँ प्रेशर में कमी दिखाता है। क्यों? क्योंकि सर ये प्रवणता में कमी को दिखाता है और प्रवणता का मतलब है दाब, तो दाब में कमी को दिखाएगा। और अगर ग्राफ इस तरह से होगा तो दाब में वृद्धि को दिखाएगा, और ये इस तरह से होगा तो P एक समान होगा, P बराबर मतलब एक समान हो जाएगा, जितना पहले दाब था उतना ही अभी होगा। और अगर ये है सर तो इसकी प्रवणता शून्य होती है, इसका मतलब दाब शून्य हो जाएगा, इस पर जो P होगा P शून्य हो जाएगा। और अगर ये वाला कोई ग्राफ खींच दें
तो पी का फॉर्मूला क्या बना, पी बराबर एफ अपॉन ए होता है, ए मतलब क्षेत्रफल। तो इसका मतलब है सर क्षेत्रफल वाली लाइन के परपेंडिकुलर आ गया, इसका मतलब क्षेत्रफल ना तो आगे बढ़ रहा ना कम हो रहा, क्षेत्रफल फिक्स कर दिया। क्षेत्रफल फिक्स कर दोगे तो जितना ज्यादा बल बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा दाब हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी पी की जैसे जैसे बल बढ़ रहा है वैसे पी भी बढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये ग्राफ संभव है। तो समझ में आ गया कि आखिरकार किसी ग्राफ को देखकर हमें ये बता सकते हैं कि इसकी प्रवणता क्या दिखाएगी। तो हम बता सकते हैं सर, चाहे कोई भी ग्राफ हो हम बता सकते हैं इसकी प्रवणता क्या दिखाएगी। प्रवणता होती है ये वाले अंश में रख देना वैल्यू, इस वाली को हर में रख देना, यही प्रवणता का रेशियो होता है, यही होती है प्रवणता। तो हमें समझ में आ गया सर, प्रवणता को देखकर हम बता देंगे ये किस चीज को व्यक्त करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो इतना समझ में आ गया। तो ये वाली बात भी मैं पहले बता चुका था, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एलेबोरेट कर दिया, इसको थोड़ा डिटेल में समझा दिया। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं चाल समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ क्या होता है। देखो इनको हमने नहीं मिटाया है भाई, इनको क्यों नहीं मिटाया, इसलिए नहीं मिटाया ताकि आपके सामने दिखें। अगर इस तरह से ग्राफ है तो प्रवणता बढ़ती है, इस तरह से ग्राफ है तो प्रवणता घटती है, इस तरह से ग्राफ है तो प्रवणता एक समान है, और ग्राफ इस तरह से है तो प्रवणता शून्य है। ठीक है भाई, लेकिन हम प्रवणता के बारे में जानकारी जानते हैं। तो एक बात बताइए, ये है हमारा चाल समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ है। अगर हम इसकी प्रवणता निकालें तो प्रवणता क्या होगी, वैसे हम कहेंगे प्रवणता, इसकी प्रवणता बताइए। चलो यहाँ यही लिख देते हैं, प्रवणता हम बताएं तो तुम कहोगे सर चाल चाल बट्टे समय, प्रवणता ऐसे ही निकालते हैं। प्रवणता निकालते हैं, बाई अक्ष पर जो भी वैल्यू होती है उसको हम अंश में रखते हैं, और एक्स अक्ष पर जो वैल्यू होती है उसको हर में रखते हैं, ये प्रवणता निकाली जाती है। लेकिन आप एक काम बताइए कि ये जो फॉर्मूला है ये चाल बट्टे समय, संसार में ऐसा तुमने कभी फॉर्मूला पढ़ा है कि चाल बट्टे समय कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता। चाल बट्टे समय फॉर्मूला नहीं होता, क्यों, फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी, दूरी बट्टे समय, फॉर्मूला ये है। तो सर अगर दूरी निकालना चाहेंगे तो यहाँ से दूरी निकल सकती है सर, चाल गुणा समय। अगर चाल गुणा समय करेंगे तो सर ये दूरी निकल आएगी, ये दूरी निकल सकती है। लेकिन सर ये तुम कहोगे सर चाल बट्टे समय, ये तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, ये तो फॉर्मूला ही नहीं है, ये तो फॉर्मूला नहीं होता। तो इसका मतलब सर यहाँ प्रवणता फेल मार गई, प्रवणता फेल का मार गई। हम पता क्या समझे यहाँ से हम ये समझे कि सर चाल समय ग्राफ है उसकी प्रवणता होती ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला ही नहीं बना किसी का। अगर ये बन जाता तो कहते इसकी प्रवणता है। तो कुल मिलाकर ये है कि चाल समय ग्राफ की जो प्रवणता है, वह जो चाल समय ग्राफ की प्रवणता है वह हम निकालते नहीं हैं। चाल समय ग्राफ की प्रवणता हमें किसी काम की नहीं है हमारी। क्यों, क्योंकि सर प्रवणता चाल बट्टे समय क्या होगा। तो हम अगर ये आपसे बोल देंगे कि चाल समय ग्राफ की प्रवणता क्या व्यक्त करती है, तो हम कहेंगे सर कुछ व्यक्त नहीं करती, केवल एक चीज व्यक्त करेगी, क्या, केवल ये चाल और समय के बीच में अनुपात बताएगी, रेशियो बताएगी, किसी पर्टिकुलर राशि को व्यक्त नहीं करती है। जैसे हमने पिछली क्लास में आपको, पिछली वाले अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, यहाँ थी दूरी और यहाँ था समय। तो हमने ये कहा था कि ये है दूरी समय ग्राफ। इस दूरी समय ग्राफ की प्रवणता क्या बताती है, तो तुम कहोगे सर दूरी बट्टे समय चाल बताती है, चाल बताती है, ये जानते हो। तो यहाँ दूरी समय ग्राफ की जो प्रवणता थी वो तो चाल बता रही थी। क्यों, क्योंकि ये दूरी बट्टे समय चाल का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर सर चाल समय ग्राफ है तो चाल बट्टे समय ये किसी का फॉर्मूला नहीं होता है। तो हम कहेंगे सर चाल समय ग्राफ की प्रवणता क्या बताएगी, कुछ नहीं बताएगी। दूरी समय ग्राफ की प्रवणता क्या बताएगी, चाल बताएगी, क्योंकि चाल का फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर किसी का फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो हम कहेंगे सर चाल समय ग्राफ किस चीज की गणना करवाएगा, तो कोई नई राशि की गणना नहीं करवा पाएगा, इससे हम कुछ नई राशि नहीं बता पाएंगे, इसकी प्रवणता से कुछ हम नहीं बता पाएंगे। तो हम दूसरे, हमारे पास एक दूसरी जुगाड़ है। ये तो समझ में आ गया सर, चाल समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है वो हमें कुछ नहीं बताती, किसी एक नई राशि को नहीं निकलवाती। तो हम इस बात को लिख के चलेंगे, हम लिख देंगे कि जो चाल समय ग्राफ की प्रवणता है वो कोई तीसरी राशि की गणना नहीं करवाती। तो हम यहाँ लिखेंगे चाल समय ग्राफ की प्रवणता किसी तीसरी राशि की गणना नहीं करवाती है। तो हमें समझ आ गया सर चाल समय ग्राफ की जो प्रवणता है वो किसी तीसरी राशि को नहीं बताएगी। बात करनी है तो सर चाल और समय की ही करना,
इनकी ही बात हम कर सकते हैं। कोई तीसरी राशि हम यहाँ नहीं ला सकते हैं। अगर हम प्रवणता से निकालना चाहें तो सेम उसी प्रकार से सर ये है, वेग समय ग्राफ है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता निकालना तो तुम कहोगे प्रवणता बराबर हो जाएगा ये वाला ऊपर और ये वाला समय नीचे, समय समय ये आ गया। तुम कहोगे सर वेग बट्टे समय, क्या कोई फॉर्मूला होता है सर वेग बट्टे समय? तुम कहोगे सर हाँ, एक काम हो सकता है सर, वेग परिवर्तन बट्टे समय तो सुना है, वेग परिवर्तन बट्टे समय सुना है हमने, फॉर्मूला सुना है, किसका फॉर्मूला होता है? वेग परिवर्तन बट्टे समय होता है सर त्वरण का। तो इसका मतलब सर ये जो वेग बट्टे समय है, तो हम ये वेग है तो इसको वेग में परिवर्तन बना देंगे। भाई यहाँ देख लेंगे कितना चेंज हो रहा है, इसको वेग से हम वेग परिवर्तन ला सकते हैं, वेग से हम वेग परिवर्तन ला सकते हैं। इसका मतलब वेग परिवर्तन बट्टे समय बन जाएगा। इसका मतलब ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये किसका होता है? ये फॉर्मूला होता है त्वरण का, त्वरण का होता है। अगर मैं आपसे आप पूछूं कि वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता है वो क्या बताती है, तो सर त्वरण बताती है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता क्या बताएगी? त्वरण बताएगी। तो इसमें सर ये सारे ग्राफ हम बना सकते हैं। तो अगर हम पहले यहीं से स्टार्टिंग करते हैं तो हम यहाँ लिख देंगे वेग, वेग समय, समय ग्राफ, ग्राफ की प्रवणता, की प्रवणता त्वरण को व्यक्त करती है, त्वरण, इसको अंडरलाइन करना, त्वरण को व्यक्त करती है। लेकिन चाल समय ग्राफ की जो प्रवणता थी वो किसी की गणना नहीं करवाती, वो केवल तुम्हें चाल और समय में अनुपात बता के दे दे कि लो इतना अनुपात है, किसी नई राशि को नहीं बताती। लेकिन हाँ, वेग समय ग्राफ है तो सर ये नई राशि, तीसरी राशि को, एक राशि ये है, एक राशि ये है, इनके अलावा एक तीसरी राशि की जानकारी देता है त्वरण की। तो ये त्वरण की जानकारी कौन देगा सर? प्रवणता देगी। प्रवण मतलब स्लोप ऑफ ग्राफ। तो हम यहाँ एक बात बोल सकते हैं क्या, अगर ग्राफ इस तरह से है तो इस तरह से होता है तो क्या होता है? प्रवणता घटती है, प्रवणता घटती है। तो यहाँ पर प्रवणता घटेगी, प्रवणता का मतलब है त्वरण। तो इसका मतलब ए जो होगा, त्वरण को मैं अभी ए मान रहा हूँ, तो ए होगा, ए घटेगा। ये वाला अगर ग्राफ है, कहीं पर ऐसा वाला ग्राफ है तो क्या कहेंगे सर? त्वरण में कमी हो रही है। सर अगर ग्राफ कहीं इस तरह से हो गया तो सर ये वाला होता है, ये वाला जरा समझना, ये वाला क्या दिखा रहा है? ये बता रहा है प्रवणता में वृद्धि। तो यहाँ पर प्रवणता में वृद्धि, प्रवणता का मतलब है त्वरण, तो त्वरण में वृद्धि, ए बढ़ेगा। ठीक है भाई, इसको बताओ, ये है, ये वाला ग्राफ क्या बताएगा? तो हमें मालूम है सर ये वाला बताता है प्रवणता एक समान, प्रवणता है एक समान। तो यहाँ पर ये क्या होगा? त्वरण भी एक समान, त्वरण एक समान, एक समान त्वरण। तो हम लिख देंगे एक समान त्वरण, थोड़ा छोटा लिखा है, एक समान त्वरण। ये एक समान त्वरण को, ये त्वरण में वृद्धि को, ये त्वरण में कमी को। अच्छा ये बताइए ये क्या है? ये पता क्या बताएगा सर? ये जो है इसके समांतर हो गया, तो प्रवणता इसकी क्या होगी? शून्य। प्रवणता क्या होगी? शून्य। प्रवणता का मतलब है त्वरण, तो त्वरण क्या होगा? शून्य, त्वरण होगा शून्य। तो हम कहेंगे ए बराबर शून्य हो जाएगा। और शून्य त्वरण कैसे होगा? देखो ये बेग वाली लाइन थी, तो मान लीजिए यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड बेग था, गाड़ी का 20 मीटर पर सेकंड बेग है। तो जैसे समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, लेकिन जो 20 से 21 नहीं हो रहा, ऊपर जा ही नहीं रहा। समय बढ़ रहा है लेकिन बेग नियत है। इसका मतलब हम जहां पर बेग एक समान होता है, इसको हम बोल सकते हैं एक समान बेग है। देखो बेग की लाइन ऊपर नहीं बढ़ रही, बेग नहीं बढ़ रहा, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं एक समान बेग। इसको हम बोल सकते हैं एक समान बेग। और जब बेग एक समान होता है तभी तो त्वरण शून्य होता है, क्योंकि बेग परिवर्तन नहीं है, बेग परिवर्तन नहीं है तो शून्य। तो इसका मतलब ये है, ये जो लाइन है, ये वाला जो ग्राफ है वह शून्य त्वरण को दिखाता है या एक समान बेग को दिखाता है। ये सर त्वरण में कमी को दिखाता है, ये त्वरण में एक समानता को दिखाता है कि त्वरण एक समान है। ये त्वरण में वृद्धि को दिखाता है, एक्सीलरेशन में वृद्धि को दिखाता है। और अगर मैं बात करूं सर ये वाला ग्राफ संभव है क्या? समय अक्ष के साथ कोई भी परपेंडिकुलर ग्राफ संभव नहीं, तो यहाँ पर संभावना नहीं बनती है। अभी ये बात समझ में आ गई, चलो वेग समय ग्राफ समझ में आ गया सर, ये आ गया। अब हम थोड़ा सा ध्यान यहाँ देते हैं, सर यहाँ प्रवणता तो है नहीं, सर प्रवणता है नहीं तो कोई दूसरी चीज निकाल सकते हैं क्या? हाँ एक चीज निकल सकती है, हम फॉर्मूला तो जानते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला है चाल बराबर, हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ लिखते हैं चाल बराबर दूरी बट्टे
समय, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एक बात बताओ, चाल और समय तो है, अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें सर ये जो ग्राफ है हमारे पास चाल और समय तो है, लेकिन प्रवणता इसकी कुछ नहीं बताएगी, प्रवणता इसकी कुछ नहीं बताएगी क्योंकि फॉर्मूला नहीं बन रहा। तो लेकिन सर चाल और समय तो हमें इसमें देख के बता सकते हैं, ग्राफ में चाल बता सकते हैं कितनी है, समय बता सकते हैं कितना है। चाल और समय आ जाएगी तो सर हमें मालूम है सर चाल और समय का गुणा करते हैं, गुणा कर देते हैं तो दूरी आ जाती है। तो एक बात बताओ, इस ग्राफ में इस वाली रेखा का और इस वाली रेखा के साथ मल्टीप्लाई कब होगा, जब मान लीजिए एक ग्राफ है, ये वाला ये ग्राफ है, ये मैं बोलता हूँ ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये जो ग्राफ है यहाँ इस पॉइंट की भी बात करता हूँ, यहाँ पॉइंट से एक लाइन खींच लो यहाँ पर, तो ये जो रेखा होगी ये वाली रेखा ये बाई अक्ष को व्यक्त करती है और बाई अक्ष पर क्या है, चाल, तो इसका मतलब ये चाल को बताएगी, ये वाली लाइन चाल को बताएगी, और ये वाली ये समय की लाइन है तो ये वाली रेखा टाइम को बताएगी। चलो मैं यहाँ पर चाल को ऐसे लिख दे रहा हूँ एस, स्पीड, और ये वाली जो लाइन है वो टी मतलब समय को बताएगी। तो अब हमें एक बात बताइए, ऐसा मैं इस चित्र में क्या करूं कि इस टी का और इस एस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, बताओ तुम खुद सोचो कि मैं इस चित्र के साथ, इस डायग्राम के साथ ऐसा क्या करूं कि इस एस का इस टी के साथ गुणा हो जाए। तो तुम एक नजर आ रहा होगा तुमको सर ये जो बनी आकृति, ये आकृति क्या है, ये सर आकृति एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं, समकोण त्रिभुज है। अगर मुझे टी और एस का मल्टीप्लाई चाहता हूं तो सर इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल दूं, क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल, हम क्षेत्रफल जानते हैं सर 1/2, आधार, आधार कितना है टी, और गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है एस, बताओ मल्टीप्लाई में आ गया। ये हमें समझ में आ गया सर, देखो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम, इसका आकृति का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, समय अक्ष के साथ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो टी गुणा एस आता है, और समय गुणा ये चाल क्या होती है सर, समय गुणा चाल, जो चाल गुणा समय होता है वो होता है दूरी। इसका मतलब हम यहाँ से एक बात बोल सकते हैं कि सर चाल समय ग्राफ है वो प्रवणता तो नहीं देता है, लेकिन चाल समय ग्राफ समय अक्ष के साथ जितना भी क्षेत्रफल घेरेगा, जितना भी क्षेत्रफल घेरेगा वह क्षेत्रफल दूरी को व्यक्त करता है। हमें मालूम है सर टी गुणा एस आ गया, ये दूरी की वैल्यू निकल कर आएगी, दूरी निकल कर आएगी। तो हम यहाँ नोट पॉइंट एक बात लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चाल, चाल समय ग्राफ समय अक्ष के साथ, अक्ष के साथ जो क्षेत्रफल घेरता है, जो क्षेत्रफल घेरता है, घेरता है, जो क्षेत्रफल घेरता है वह दूरी, ध्यान देना है इसको, दूरी को व्यक्त करता है, वो दूरी दिखाएगा। इसका मतलब ये है सर चाल समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ प्रवणता तो नहीं निकालता, लेकिन चाल समय ग्राफ समय अक्ष के साथ जितना भी क्षेत्रफल घेर लेगा सर वह क्षेत्रफल दूरी को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, चलो हाँ यहाँ पर भी ये जो बेग समय ग्राफ है, बेग समय ग्राफ विस्थापन हम निकाल सकते हैं, विस्थापन देखो अगर हम बात करें सर बेग का फॉर्मूला क्या होता है, बेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन निकालना चाहते हैं, विस्थापन, अगर विस्थापन निकालना चाहते हैं तो बेग गुणा समय हो जाएगा, बेग गुणा समय। तो यहां से भी हम इस बात को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम इस बात को लिख सकते हैं सर विस्थापन बराबर होता है बेग गुणा समय। तो बेग होता है ये वाली लाइन, समय होता है ये वाली लाइन, जब इनका गुणा होगा, इनका गुणा कब होता है, क्षेत्रफल निकालने पर। और क्षेत्रफल भी क्या वाई अक्ष के साथ मत निकालना, एक्स अक्ष के साथ कितना क्षेत्रफल गिर रही है। तो हम यहाँ देखते हैं, तो हमें बोलेंगे कि बेग, बेग समय, समय ग्राफ, ग्राफ एक्स अक्ष, अक्ष के साथ जो क्षेत्रफल घेरता है, घेरता है वह विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन को व्यक्त करता है। समझ में आ गया, इसका मतलब समझ में आ गया सर बेग समय ग्राफ है, समय अक्ष के साथ जो भी क्षेत्रफल घेरेगा,
टोटल क्षेत्रफल निकाल लेना, वह विस्थापन होगा। चाल समय ग्राफ है, चाल समय ग्राफ समय अक्ष के साथ जो क्षेत्रफल घेरेगा वो दूरी होगी। सर चाल समय ग्राफ की प्रवणता होती नहीं है, लेकिन वेग समय ग्राफ की प्रवणता होती है। क्या बताती है? तुरंत बताती है। तो यहाँ पर हमने सारे ग्राफ बना दिए, ये वाला ये वाला ये वाला सब बना दिया, लेकिन यहाँ मैंने नहीं बनाया, यहाँ पर नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रवणता निकलती नहीं है, तो मैं स्लोप दिखाकर क्या करूंगा। तो हमें यहाँ से समझ में आएगा सिर्फ चाल समय ग्राफ की प्रवणता होती नहीं है, इससे केवल निकलेगा तो दूरी निकल सकती है। तीसरी राशि की गणना करनी है, इनके अलावा कोई तीसरी राशि निकालनी है तो दूरी निकाल सकते हैं, वो भी इसका क्षेत्रफल, ये कितना समय के साथ क्षेत्रफल घेर रही है, उस क्षेत्रफल को निकाल कर दूरी ज्ञात की जा सकती है। अब अगर वेग समय ग्राफ है तो वो कितना क्षेत्रफल घेर रहा है एक्सेस के साथ, वो निकाल कर विस्थापन की गणना की जा सकती है। अगर मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल दे दूं और पूछ लूँ कि बताइए यहाँ पर, चलो एक काम करो, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, मैं यहाँ पर एक सवाल लिखता हूँ, ठीक है। चलो एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो, मैं अभी सवाल लिख कर लाता हूँ यहाँ पर कितने सवाल होते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। देखो ग्राफ से संबंधित मैंने यहाँ पर 4 सवाल लिखे हैं। इनके लिए निर्देश बस यही है, निम्न ग्राफों में दूरी ऑब्लिक विस्थापन बताओ। अगर आप दूरी बता सकते हो तो दूरी बताओ, विस्थापन बता सकते हो तो विस्थापन बताओ। यदि चाल समय ग्राफ है तो दूरी बताएंगे, वेग समय ग्राफ है तो विस्थापन बताएंगे। चलिए तो पहला हमारा ग्राफ ये है। देखो इस ग्राफ में मैंने सब कुछ बना कर दिया है, ऐसे ही आपको सवाल देगा। सवाल जब देगा तो ये लाइनें खींचकर नहीं देगा, ये जो डॉट डॉट लाइनें मैंने बनाई है ये खींचकर नहीं देगा, मैंने यहाँ पर अभी दिखाई हैं। सवाल देगा तो मात्र ग्राफ देगा, तो उसमें ग्राफ में आपको खुद समझना है कि इसका जो सिर है वो कितने वैल्यू के बराबर हो रहा है, और इसका ये हेड है ये यहाँ पर कितनी वैल्यू के बराबर हो रहा है, ये तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा। यदि ग्राफ में ये ग्राफ से क्वेश्चन देगा तो ये जो डॉट डॉट लाइनें दिखाई हैं ये तुम्हें खुद यहाँ पर समझनी पड़ेंगी, मैंने यहाँ पर बनाकर दिखाई हैं। तो चलिए इस वाले सवाल में देखते हैं कि सर क्या निकल सकता है, विस्थापन निकलेगा कि दूरी निकलेगी। तो हम कहेंगे सर ये चाल समय ग्राफ है, तो इससे क्या निकलेगा, सर चाल समय ग्राफ से दूरी निकलती है, तो हम इससे दूरी निकालेंगे। दूरी कैसे निकलेगी, इसका क्षेत्रफल। सर ये जो समय के साथ ये जो ग्राफ है समय के साथ जो क्षेत्रफल घेर रहा है, तो समय के साथ तो क्षेत्रफल ये बना इसका, ये समय के साथ अगर क्षेत्रफल बात करें तो इसका ये वाला क्षेत्रफल समय के साथ बना, तो हमें समय अक्ष के साथ क्षेत्रफल बताना है। तो हम यहाँ पर दूरी लिख सकते हैं, दूरी बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकाल दो। हम एक बात करते हैं, सर ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 है, तो इसका मतलब सर ये तो 5 हो गया, समय है 5, और यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये वाले, ये जो है ये सर 5 है, ये भी सर 5 है, तो कुल मिलाकर सर ये भी 5 है और ये भी 5 निकल के आती है। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं सर 1/2, आधार है 5 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई भी है 5, तो 25/2 मतलब 12.5, 12.5। अब यहाँ एक बात समझो, अगर मैं यहाँ समय लिख देता, मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता सेकंड और यहाँ लिख लेता मीटर पर सेकंड ब्रैकेट में, अगर ये लिख देता तो सर ये जो सवाल निकल के आता वो मीटर में निकल के आता, तो हम बोलते मीटर। और अगर सवाल में सर इसका मात्र यहाँ कुछ नहीं लिखा और यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा, तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे इकाई, क्योंकि हमको नहीं पता कौन सी इकाई है, किलोमीटर है क्या मीटर है, तो हम यहाँ लिख देंगे। तो ये समझ में आ गया सर, दूरी निकाल ली 12.5 मीटर आएगी, ठीक है। इस वाले सवाल से हम क्या निकाल सकते हैं, तो हम कहेंगे सर ये वेग समय ग्राफ है, तो वेग समय ग्राफ से विस्थापन निकलेगा। विस्थापन कैसे निकलेगा, सर ये जो ग्राफ है समय अक्ष के साथ कितना एरिया घेर रहा है, मतलब ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को निकाल लो, वही विस्थापन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं विस्थापन बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार पर यहाँ तक कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो यहाँ रखेंगे 4, गुणा में 4 हो गया, मल्टीप्लाई बाई। अब ऊंचाई कितनी है 3, तो 2 से ये 2 बार कटा, 3 दूनी 6, तो हम 6 लिखेंगे। समय के पीछे मैंने कुछ नहीं लिखा, वेग के पीछे कुछ नहीं लिखा, तो हम लिखेंगे इकाई 6 यूनिट हमारा निकल के आएगा। विस्थापन कितना हो गया, 6 यूनिट। अब हमें नहीं पता सर किलोमीटर में है कि मीटर में है, क्यों, क्योंकि इसका मात्रक नहीं दिया, मात्रक देता तो उस हिसाब से हम देख लेते। यहाँ पर मात्रक दिया था मीटर पर सेकंड में, तो मीटर निकल के आ गया। अगला हम सवाल देखते हैं सर ये वाला, इस वाले सवाल में देखते हैं सर ये वेग समय ग्राफ है, तो विस्थापन निकलेगा, हम निकाल सकते हैं विस्थापन, शॉर्टकट में विस्थापन बराबर। अब हम बात करें सर इस आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकले, या तो तुम्हें ये समलंब चतुर्भुज बनना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आता हो, अगर वो नहीं आता है
तो हम इस आकृति को दो भागों में तोड़ सकते हैं सर। ये जो है, ये जो लाइन है ये थोड़ा सा ऐसा है, ये लाइन यहाँ पर 3 के सीध में जा रही है, 3 के, ये 3 के मतलब 3 से कांटेक्ट कर रही है ये वाली लाइन। तो हम एक काम करते हैं सर, हमारे पास अगर हमें ये पूरा ही क्षेत्रफल तो चाहिए, मतलब ये वाला, ये पूरा क्षेत्रफल हमको चाहिए, ये वाला। तो सर इस क्षेत्रफल को मैंने दो भागों में बांट दिया, एक मैंने बना दिया त्रिभुज और एक बना दिया मैंने वर्ग या फिर आयत। ये जो बन गया, ये कितना है 3 और ऊपर 4 है, आयत बन गया। तो सर हम इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दो। सर इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत, आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि टोटल क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो दो हमने इस आकृति को हमने तोड़ दिया दो आकृतियों में, जोड़ दो जरा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार, आधार यहाँ से कितना आ गया 3 है तो 3 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 4 है तो 4 प्लस आयत का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से देखो कितना कवर कर रहा है 1 2 3, 3 कवर की है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई मतलब ऊंचाई ये वाली, तो ये कितना है 4 है, तो बराबर 2 से ये 2 बार कटा, 3 दूनी 6 ये आ गया, प्लस 4 तिया 12 ये आ गया, तो कुल मिलाकर 18 यूनिट, 18 यूनिट आ चुका है। क्योंकि इनके मात्रक नहीं है तो हम यूनिट लिखेंगे, इकाई इसके पीछे लिख देंगे। अगला देखते हैं, ये वाला चाल समय ग्राफ है। चाल समय ग्राफ ये क्या व्यक्त करेगा, दूरी व्यक्त करेगा। तो सर यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं, तो निकालो सर दूरी। अगर हम दूरी निकालना चाहें तो दूरी होता है सर, यहाँ से भी अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहें तो ये 2 से मिल जाएगा। तो अब हम देखो, हमने दो आकृतियों में बांट दिया, एक आकृति ये है और एक आकृति हमारे पास ये है, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दो। तो हम डायरेक्ट निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार, आधार पर सर 2 कवर कर रहा है, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई पर ये 3 कवर कर रहा है, प्लस इसका क्षेत्रफल निकालो, आधार कितना है इसका 2 है, ये प्लस का साइन है, 2 मल्टीप्लाई बाई ऊंचाई ये वाला, लंबाई चौड़ाई निकालते हैं तो ये होगा 3, तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया 3 प्लस 3 दूनी 6, तो कुल मिलाकर 9 यूनिट, UNIT 9 यूनिट आ गया। इतना आ चुका है सर, ये हमने आराम से निकाल लिया सर। विस्थापन कितना होता है और दूरी कैसे निकालते हैं, ग्राफ दिया है उसे कैसे निकालेंगे। अगर देखो चाल का ग्राफ है, चाल का ग्राफ कभी इस अक्ष से नीचे नहीं जाएगा, ये जो एक्स अक्ष होगी उससे नीचे नहीं जाएगा, लेकिन वेग का ग्राफ जा सकता है। वेग का ग्राफ एक्स अक्ष से नीचे होता है, वो ऋणात्मक होता है, क्योंकि वेग धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक ग्राफ है इस तरह से, ये एक्स अक्ष है और ये थोड़ा यहाँ से माइनस का बाई है, ये प्लस का बाई है और ये एक्स अक्ष है। हम बोलते हैं कि सर ग्राफ ऐसे चला गया इस तरह से और इस तरह से चला गया है, ये ग्राफ मान लीजिए, यहाँ नहीं इस तरह से नहीं दिखाते, ये दिखाते हैं सर ऐसे करके, ऐसे चला गया है ग्राफ, ये ऐसे चला गया नीचे और यहाँ ये त्रिभुज बन रहा है। और हम बात करते हैं सर 1 2 3 4 और ये 5, और 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5 है। हम बात करते हैं सर, ये है, हमने बोल दिया यहाँ पर वेग है और यहाँ पर इस वाले पर हमने समय दिखाया है, समय। इस वाले ग्राफ में हम विस्थापन निकालना चाहें तो देखो वेग समय ग्राफ है, वो इस एक्स अक्ष से नीचे जा सकता है, लेकिन चाल वाला नहीं जा सकता। क्यों, चाल ऋणात्मक नहीं होती है। तो हम पता क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके क्षेत्रफल में से इसका प्लस का आएगा और इसका माइनस का आएगा। तो हम बात करते हैं सर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं, समझ में आ गया। तो अच्छा हाँ, ये नीचे गहराई और दिखानी हमको, मान लो 1 2 3 और 4, 4 के सामने है, मतलब जितना ये गहरा है उतना ही गहरा, 1 2 3 4, लेकिन ये माइनस की वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सर इसमें विस्थापन बताओ, विस्थापन, विस्थापन, तो पता क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, इस वाले का क्षेत्रफल, और उसके क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। अभी हमें ये समझना चाहिए कि सर ये जो त्रिभुज होगा ये वाला, इसका क्षेत्रफल निकलेगा, देखो ये 1 है और ऊपर 4 है, ये है 1 और ये है 4, इसमें भी तो सर ये 1 है और ये 4 है, ये प्लस में है ये माइनस में, इसका मतलब ये वाला क्षेत्रफल इस वाले क्षेत्रफल को खत्म कर देगा,
खत्म कर दिया इसने। मात्र हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका वही हमारा विस्थापन होगा। क्यों? क्योंकि इस ये वाला तो यहाँ घट जाएगा। अगर घट नहीं रहा हो तो फिर हम पूरे का निकाल के इसका निकाल के घटाएंगे। अभी हमको दिख रहा है कि सर ये वाला एरिया बराबर होगा, क्योंकि सर इसकी भी ऊंचाई 4 है तो इसकी भी ऊंचाई 4 है, इसका भी आधार 1 है तो इसका भी आधार 1 है। इसका मतलब इसका एरिया बराबर होगा। ये माइनस का ये प्लस का तो ये खत्म। केवल ये बता, तो हम इसका विस्थापन निकालेंगे। विस्थापन हो गया तो लंबाई यहाँ से कितने निकाले, 1 2 3 3 हो गया ये, तो 3 गुणा ऊंचाई देखो 4 है, 4 तो 4 तिया 12 यूनिट, UNIT। समझ में आ गया? तो कुल मिलाकर यहाँ से हमें विस्थापन निकला सर 12 यूनिट निकल कर आया। तो जो वेग समय ग्राफ है वो एक्स अक्ष के नीचे जा सकता है, और जो नीचे जाएगा सर वो नेगेटिव होगा। टोटल क्षेत्रफल, ऊपर वालों का टोटल क्षेत्रफल निकालना और नीचे वाले का टोटल क्षेत्रफल निकालना, नीचे वाली आकृतियों का। तो नीचे वाली आकृतियों का माइनस में होगा तो ऊपर वाले में से वो वाली हटा देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन चाल समय ग्राफ एक्स अक्ष के नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि वो चाल समय ग्राफ ऋणात्मक होता नहीं है। चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए। तो हमें यहाँ से समझ में आ गया। अभी थोड़ी सी जानकारी और बची है, अगले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में उसको भी बताता हूँ। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी समझ लेते हैं कि सर इन सवालों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। देखो ऐसे भी सवाल बनते हैं। सवाल लिखा है, निम्न ग्राफों में प्रारंभिक चाल ऑब्लिक वेग बताओ तथा ये ग्राफ क्या व्यक्त कर रहे हैं यह भी बताओ। तो आपको ये ग्राफ समझ के बताना है कि सर ये कौन सा ग्राफ है। चाल समय ग्राफ है, तो सर ये बताओ चाल समय ग्राफ क्या व्यक्त करता है और किस में कमी दिखा रहा है, किस में वृद्धि दिखा रहा है। दूसरा, सर इनमें चाल, प्रारंभिक चाल कितनी है। चाल समय ग्राफ है तो प्रारंभिक चाल कितनी है, वेग समय ग्राफ है तो प्रारंभिक वेग क्या है, और ये क्या व्यक्त करता है। तो जरा हम इसको देखते हैं। सबसे पहले ये यहाँ मैंने 3 ग्राफ बनाए हैं। पहला है ए ग्राफ। तो आप इसमें देखो, ए ग्राफ के लिए मैं ए ग्राफ की बात कर रहा हूँ। तो ए ग्राफ के लिए ये ग्राफ की स्टार्टिंग कहाँ से, इससे है, 30 से। तो इसकी प्रारंभिक चाल कितनी होगी, हमें चाल बतानी थी या फिर वेग। तो ये चाल समय है तो चाल आएगी इससे। तो इसकी प्रारंभिक चाल कितनी है, 30 है। तो हम इस यहाँ लिख सकते हैं प्रारंभिक चाल। ग्राफ ए के लिए प्रारंभिक चाल कितनी आएगी, 30। यहाँ कोई मात्रक नहीं है तो मात्रक मैंने भी नहीं लिखा। और अगर वैसे मात्रक लिख कर आता है, मान लो सर मीटर पर सेकंड लिखा है और ये सर सेकंड में लिखा है, तो हम इसको भी लिख देंगे मीटर पर सेकंड। ठीक है। अगर हम बात करते हैं सर ये वाला ग्राफ क्या दिखाएगा, ये जो ग्राफ है वो चाल में वृद्धि को दिखा रहा है। देखो चाल है ना, चाल जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब चाल में वृद्धि। तो ये क्या व्यक्त करता है, चाल में वृद्धि। सर चाल में वृद्धि को ये दिखा रहा है। अब हम बी ग्राफ की बात करते हैं। सर इसमें बी ग्राफ है, ये वाला ग्राफ। ये देखो ये जस्ट 30 और इस 20 के जस्ट बीच में है, तो कुल मिलाकर ये 25 पर होगा। ये जस्ट बीच में है, ये 25 पर होगा। तो इसकी प्रारंभिक चाल कितनी होगी, प्रारंभिक चाल इसकी 25 चाल है 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, ये 25 पर है। अब देखो यहाँ पर 25 25 25 सब जगह 25 है, इसका मतलब ये एक समान चाल है। इसकी जो चाल है, चाल ना तो ऊपर जा रही ना नीचे आ रही, वो जो चाल की वैल्यू है ना बढ़ रही ना घट रही, एक समान चाल होगी। फिर हम बोलेंगे सर प्रारंभिक चाल ये है और एक समान चाल, एक समान चाल, ये जो ग्राफ है वो एक समान चाल को व्यक्त कर रहा है। चलो ये वाला ग्राफ देखते हैं। सर ये जो ग्राफ सी है वो क्या कर रहा है, सी वाले में पहले प्रारंभिक चाल बताओ। तो ये ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से 20 से। तो इसके प्रारंभिक चाल होगी सर 20, प्रारंभिक चाल 20 होगी। और ये ग्राफ घट रहा है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है, नीचे की तरफ। तो चाल की जो वैल्यू है नीचे आने पर घटती है, इसका मतलब चाल घट रही है। चाल में कमी हो रही है, ये वाला सी ग्राफ। तो ये तीनों हमने ग्राफ यहाँ समझे। सर चाल समय ग्राफ क्या है, 3 अलग अलग ग्राफ में समझा था तो मैंने एक ही ग्राफ में समझा दिया। तो चलिए हम ये समझे। अब हम ये देखते हैं, सर ये वेग समय ग्राफ है। वेग समय ग्राफ में ये P है और ये Q है। तो पहले मैं P की बात करता हूँ, P की बात। तो एक बात बताओ, ये P ग्राफ है, इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, इसकी स्टार्टिंग हो रही है 15 से। तो हम इसका कहेंगे सर 15 यूनिट। ये प्रारंभिक वेग है, 15 यूनिट। 15 यूनिट से ये प्रारंभिक वेग स्टार्ट करता है। ठीक है। अब इसका वेग देखो, समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे वेग ना तो ऊपर जा रहा, ना बढ़ रहा, ना घट रहा, तो एक समान वेग होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं सर ये एक समान वेग, ये एक समान वेग को व्यक्त कर रहा है। अब एक बात और जानते हैं, जब वेग एक समान होता है तो त्वरण कितना होता है, 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 0 त्वरण को व्यक्त
करता है। ये शून्य त्वरण को व्यक्त कर रहा है पी वाला ग्राफ। तो हम पी के बारे में 3 बातें लिख चुके हैं। क्या? एक समान वेग है, शून्य त्वरण होगा, प्रारंभिक वेग 15 है। अब इस क्यू की बात करते हैं सर, क्यू वाले की। तो क्यू वाले में देखेंगे सर इसका प्रारंभिक वेग कितना है। प्रारंभिक, इसकी स्टार्टिंग 5 से हो रही है, तो प्रारंभिक वेग तो हो गया, प्रारंभिक वेग होगा 5 यूनिट। 5 यूनिट प्रारंभिक वेग है, लेकिन ये इस तरह से बढ़ रहा है। अगर इस तरह से बढ़ रहा है तो सर वेग बढ़ रहा होगा, वेग भी बढ़ रहा है और इसकी जो प्रवणता है वो भी बढ़ रही है। और प्रवणता का मतलब क्या था? त्वरण। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वेग कॉमा त्वरण, त्वरण बढ़ रहा है। दोनों चीजें यहाँ बढ़ रही हैं। अब हम बात करते हैं सर इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ है एम ग्राफ है, ये भी सर वेग और समय ग्राफ है। तो इसमें प्रारंभिक वेग बताओ कितना होगा। एम के लिए प्रारंभिक वेग कितना होगा? प्रारंभिक वेग, तो सर ये अब प्रारंभिक वेग निकालना बहुत आसान हो गया। हम देखते हैं ग्राफ की स्टार्टिंग कहाँ से है। ग्राफ की स्टार्टिंग है 21 से, इसका मतलब प्रारंभिक वेग होगा 21 यूनिट। अब ये दिखाता क्या है? जो इस तरह से ग्राफ जाता है वो घटती हुई प्रवणता को दिखाता है। प्रवणता घटती है तो वेग समय ग्राफ की प्रवणता क्या थी? त्वरण। तो हम कहेंगे त्वरण घट रहा है। तुम कहोगे सर वेग भी तो घटेगा। हाँ, वेग घटेगा, लेकिन घटने का जो दर है, वेग के घटने की दर वो घट रही है। शुरुआत में तेजी से वेग घटता है, फिर धीरे धीरे घटता है। यहाँ पर अगर बात करें सर वेग बढ़ रहा है, हमने ये लिखा था एक समान वेग है इस पी के लिए, और लिखा था वेग तुम्हारा त्वरण बढ़ रहा है। इस वाली कंडीशन में वेग और त्वरण दोनों बढ़ रहे हैं। तो इसमें होता क्या है? पहले वेग धीमे धीमे बढ़ रहा है, फिर तेजी से बढ़ता है। वेग की बात करें तो पहले धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर तेजी से बढ़ता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर वेग घट रहा है, मतलब यहाँ नहीं, यहाँ बढ़ भी रहा है, यहाँ बढ़ रहा है। तो पहले तेजी से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसका मतलब सर त्वरण है, त्वरण यहाँ घट रहा है और वेग यहाँ वेग बढ़ रहा है। वेग यहाँ पर भी बढ़ रहा था, वेग यहाँ पर भी बढ़ रहा है। ये इस वाली की वैल्यू की बात करो तो ये चीज यहाँ पर भी बढ़ रही है, क्योंकि देखो ये इस वाली लाइन से ऊपर ही जा रहा है ना ग्राफ, तो इसका मतलब वेग बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर बात करें वेग की, तो सर इस वाली लाइन से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब वेग बढ़ रहा है। वेग की बात करूं तो वेग तो यहाँ पर भी बढ़ रहा है और वेग तो यहाँ पर भी बढ़ रहा है, लेकिन वेग यहाँ पर कैसे बढ़ रहा है? यहाँ पर शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ता है, फिर तीव्र गति से बढ़ता है। शुरुआत में धीरे धीरे, फिर तीव्र गति से। और यहाँ पर वेग सर शुरुआत में तीव्र गति से घटता है, तीव्र गति से बढ़ रहा है, तीव्र गति से बढ़ रहा है, फिर धीमे धीमे बढ़ता है। तो ये है, यहाँ भी वेग बढ़ रहा है, ये वेग बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन त्वरण, क्योंकि वेग समय जो ग्राफ है वो प्रवणता त्वरण को दिखाती है। तो त्वरण घट रहा है, त्वरण यहाँ घट रहा है, त्वरण यहाँ बढ़ रहा है, तो त्वरण घट रहा है। अगला ये वाला ग्राफ एन ग्राफ देखते हैं। एन ग्राफ देखेंगे तो सर इसका प्रारंभिक वेग बताओ पहले। प्रारंभिक वेग, इसकी स्टार्टिंग तो सर यहीं से हो रही है, तो इसका प्रारंभिक वेग तो 0 होगा। इसका मतलब विराम से चलना प्रारंभ करेगी गाड़ी। और हम बात करते हैं कि क्या व्यक्त करेगा? सर ऊपर जा रहा है सीधा, तो इसकी जो प्रवणता होगी वो नियत रहती है। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं सर त्वरण, हमको बोलेंगे त्वरण एक समान। यहाँ जो एक्सीलरेशन होगा वह एक समान होगा। तो इतनी बात हम समझे। किसी ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि प्रारंभिक चाल कितनी है, प्रारंभिक वेग कितना है, और ये ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो ग्राफ से संबंधित जितनी जानकारी हो सकती है, देखो इससे पहली वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने बताए थे 10 ग्राफ, और 10 इसमें बता दिए होंगे, 10 इसमें मैंने बता दिए हैं। अगर चाल वाले भी मैं इस तरह से बता दूं तो 10 हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर 10 20 हो गए। एक दो ग्राफ और बचे हैं त्वरण से, तो हम वहाँ देख लेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए अब इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। और एक काम करना, देखो पहली बात तो ये है कि आप नोट्स जरूर इसके बनाना, नोट्स बनाते रहना। और यदि तुम नोट्स नहीं बनाते हो तो टेलीग्राम चैनल पर नीचे है लिंक, वहाँ जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।